एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है, बढ़िया स्वस्थ खुश रहना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 2 के बारे में। हमने अभी तक भाग 5 के तहत, भाग 5 में क्या है? संघ। ऑल ओवर अगर आपसे पूछा जाए कि भाग 5 में किसके बारे में बात की गई है, तो संघ के बारे में बात की गई है। जैसे भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित था, भाग 4 मूल अधिकार से संबंधित था, इसी तरह भाग 5 किससे संबंधित है? संघ अर्थात केंद्र से संबंधित है। साथ ही साथ हमने अध्याय 1 देखा। अध्याय 1 में हमने कार्यपालिका देखी। अध्याय 1 भाग 5 के तहत अध्याय 1 किससे संबंधित था? कार्यपालिका से संबंधित। कार्यपालिका का क्या कार्य होता है? जो विधि संसद बनाती है उसको लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। और कार्यपालिका के तहत हमने देखा क्या क्या? राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी के बारे में जाना, भारत के महान्यायवादी के बारे में जाना, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने अध्याय 1 के तहत जानी। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 2 में क्या है? अध्याय 2 में है संसद। क्या है अध्याय 2 में? संसद, पार्लियामेंट के बारे में बात की गई है। चलिए देखते हैं कौन कौन से अनुच्छेद, आर्टिकल हम आज पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79 में बात की गई है संसद के गठन के बारे में। किसके बारे में बात की गई है? संसद के गठन के बारे में बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 79 में। क्या कहा गया है? संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। क्या कहा गया है? कि संसद के लिए, संघ के लिए अर्थात संघ केंद्र के लिए एक संसद होगी। संसद मिलकर किससे बनेगी? राष्ट्रपति जी और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। वो 2 सदन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा। आपको पता है, कई बार पार्लियामेंट पढ़ा रही हूँ मैं, आपको बता चुकी हूँ कि केंद्र में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो यही बात यहाँ की कह दी गई है कि केंद्र के लिए, संघ के लिए एक संसद होगी, जो संसद राष्ट्रपति जी तथा 2 सदनों से मिलकर बनेगी। और उन 2 सदनों के नाम क्या होंगे? राज्यसभा और लोकसभा। सिर्फ इतनी बात की गई है आर्टिकल 79 में। अब आर्टिकल 80 देखते हैं। अनुच्छेद 80 में क्या कहा गया है? राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना के बारे में बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 80 में, आर्टिकल 80 में। राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों, खंड 3 में भी इससे संबंधित कुछ बातें की गई हैं। ऑल ओवर ये बात कह रखे हैं यहाँ पर। आप देखें कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जी के द्वारा 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं ना, बिल्कुल 12 सदस्य निर्वाचित के, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। सॉरी, मनोनीत, निर्वाचित होते हैं जो चुन के आते हैं, मनोनीत जो डायरेक्ट भेजे जाते हैं। तो 12 सदस्य भेजे जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। ये बात कहाँ की गई है? कौन से आर्टिकल में की गई है? अनुच्छेद 80 में। यही बात है कि राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों के बारे में बात की गई कि 12 सदस्य राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यसभा में भेजे जाएंगे। और दूसरी बात क्या है? राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238, कितना? 238 से अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। कि राज्य सभा में कौन कौन होंगे? राज्य से कुछ लोग चुन के आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में 31 सीटें हैं। ऐसे ही संघ क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, जिन पर केंद्र का सीधा शासन है, जैसे दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, दादर नागर हवेली हो गई, चंडीगढ़ हो गया, दमन एवं दीव हो गया, ये सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन सब से ही कुछ सदस्य चुनकर आएंगे। 238 तो आते हैं राज्यों से, और बाकी जो बचे टोटल ऑल ओवर 250 मेंबर के बारे में प्रावधान है राज्यसभा के बारे में। तो और उनमें से राज्य से और केंद्र शासित प्रदेशों से, दोनों से मिलकर आते हैं। क्लियर? तो यही बात की गई है कि इतने मेंबर आएंगे। राज्यसभा में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची, कौन सी अनुसूची? चौथी अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चौथी अनुसूची में इस नियमित अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा। यहाँ पे कहा गया है कि 238 से अनधिक प्रतिनिधि आएंगे राज्यों से। अब किस राज्य से, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने प्रतिनिधि आएंगे, उनकी सीटों का आवंटन की कितने से कितनी आएंगी, जैसे उत्तर प्रदेश से 31 है, बिहार से कुछ और होंगी, सबसे अलग। तो उनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो अनुसूची
4th चौथी अनुसूची में मिलती है। जब हम अनुसूचियां पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से बात करेंगे कि असम के लिए कितनी है, मेघालय के लिए कितनी है, सब सीटों के सबके बारे में जानकारी दे रखी है। तो यही कहा गया है कि राज्यसभा में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन किस राज्य को, किस संघ को कितना स्थान दिए गए हैं, कितनी सीट दी गई हैं, चौथी अनुसूची में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा। क्लियर। राष्ट्रपति द्वारा खंड 1 के उपखंड का के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। यहाँ पे एक बात कही गई कि यहाँ पे आपने देखा सबसे पहले कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी राज्यसभा में भेजते हैं। ठीक है, मनोनीत किया जाता है 12 सदस्यों को। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जी के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य। अब इन्हीं के बारे में कि वो किस क्षेत्र से होंगे, किस क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे, किस क्षेत्र का उनको अनुभव होगा, इस बारे में बात की गई है। 3 साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, ये 4 हैं। सीधे पूछ लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र से होंगे, तो साहित्य, लिटरेचर, विज्ञान, साइंस, कला, आर्ट और समाज सेवा, सोशल वर्क, इन 4 क्षेत्रों से होंगे। और आपको एक बात बता दूं कि ऐसे ही राज्यपाल जो हैं वो विधान परिषद, विधानसभा, वहाँ पे 2 होते हैं सदन। तो जैसे राष्ट्रपति जी नाम निर्देशित करते हैं 12 सदस्यों का, वैसे ही राज्यपाल राज्य में भेजते हैं। परंतु यहाँ पर 4 हैं, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। राज्य के लिए 5 है। वहाँ पर एक सहकारिता आंदोलन भी जोड़ दिया जाता है। जब हम क्लियर तौर पर जब राज्य के बारे में बात करेंगे, राज्यपाल के बारे में बात करेंगे, तब बाकी पढ़ेंगे। बस जितना आवश्यक था उतना यहाँ बता दिया गया है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। क्या कहा गया है कि किस प्रणाली के द्वारा किया जाएगा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। और करेगा कौन इनका निर्वाचन? राज्यसभा में लोगों का, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करेंगे। निर्वाचित, राज्य में विधानसभा होती है, अब राज्यों से संबंधित हो तो राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य अर्थात जो चुन के आए हैं वो सदस्य चुनाव करते हैं। क्लियर रखिएगा। और किस राज्यसभा के लिए तो हम और आप वोट देने नहीं जाते, हम लोकसभा के लिए देने जाते हैं। तो कैसे चुने जाते हैं? इनको चुनता है राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, एमएलए जिन्हें हम कहते हैं, एमएलएज के द्वारा चुना जाता है। और वो भी आनुपातिक, कौन सी पद्धति है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुना जाएगा। और अगर आप ऑल ओवर जानना चाहते हैं कि राज्यसभा की चुनाव की प्रक्रिया क्या है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आनुपातिक पद्धति, तो इस सारी बात पर राज्यसभा की चुनाव की प्रक्रिया के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है पार्लियामेंट के तहत, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं। वेदांत बाय करिश्मा डालेंगे, उसमें आप डालेंगे कि राज्यसभा की चुनावी प्रक्रिया, तो आपके पास वो पूरी पार्लियामेंट्स की पूरी लिस्ट ही खुलकर आ जाएगी। आपको मैंने टैगलाइन बता दी है कि राज्यसभा की चुनावी प्रक्रिया के बारे में आप पूरा जान लेंगे अच्छे से कि राज्यसभा में चुनाव कैसे होते हैं। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करे। क्या कहा गया है? जो संघ के मेंबर चुने जाते हैं संघ से, संघ शासित प्रदेश अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, आप उसको संघ शासित प्रदेश भी बोल सकते हैं या केंद्र शासित प्रदेश भी बोल सकते हैं। दादर नागर हवेली हो गया, दिल्ली हो गया, दमन एवं दीव हो गया, तो उसके सदस्य कैसे चुने जाएंगे? उनके लिए संसद विधि, जो विधि संसद बनाएगी उसके द्वारा चुने जाएंगे। यही बात की गई है कि राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करे। तो आई थिंक आपको जो बात मैंने समझानी चाहिए वो समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।